इसमें कोने वाले में कितने फेस पेंटेड होंगे? एक ये वाला, एक ऊपर वाला और एक साइड वाला। इनमें कितने होंगे? तो समझ में आ रहा ना? अब क्वेश्चन उठता है ऐसे कितने क्यूब्स होंगे? ऐसे कितने क्यूब्स होंगे? टोटल साइड कितना है? n। एक यहां कम हुआ, एक यहां कम हुआ, तो ये n-2 और ये भी n-2। तो n-2 इंटू n-2 कितना? n-2 का होल स्क्वायर। और ऐसे कितने फेसेस हैं? कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस है ना? तो n-2 का होल स्क्वायर। और हर फेस में कितने होंगे? तो टोटल कितने फेस होंगे? 6 होंगे। आया था? और कितने क्यूब्स होंगे जो बिल्कुल अनपेंटेड होंगे? जो बिल्कुल अनपेंटेड होंगे। तो सोचो इसके जस्ट पीछे वाला, इसके जस्ट पीछे वाला। तो ऊपर से समझ गए ना? तो कितने होंगे? कैसे करूं? तो सर सोचो यहां से कितने? n-2। इसके जस्ट पीछे वाले हर एक से एक एक लेयर हटा दूं। हर एक से एक एक लेयर हटा दे तो n-2 का कितना? n-2 का कितना क्यूब? ये है ना? तो बोलो ये है ना? कितना आ रहा है इससे? 6 इक्वल टू कितना? n-2। n इक्वल टू कितना? या है नहीं आया? पक्का या? देखो ऊपर वाली लेयर हटा दो, साइड वाली लेयर हटा दो, सामने वाली हर एक लेयर हटा दो, तो बीच में जो बचेगा वो n-2 का एक क्यूब बचेगा। अंदर जो बचेगा वो n-2 का एक क्यूब बचेगा ना? ऊपर से एक साइड कम, नीचे से एक साइड कम, इधर से एक साइड कम, हर जगह से एक एक साइड कम कर दो ना? का हार्ड ऑप्शन है कि नहीं है? होना चाहिए हार्ड। नहीं आता? पहला आया? पक्का ना? चलो अगले देखें। इसमें तो वाला अच्छा उसी का पार्ट है क्या? नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब विथ 6। अच्छा ये तो क्वेश्चन ही है। नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब विथ 6 डिफरेंट कलर्स। अच्छा क्वेश्चन है, जे के क्वेश्चन एडवांस का आया था। एक क्यूब के 6 फेसेस को 6 डिफरेंट कलर्स से पेंट करने के कितने तरीके हैं? मान लो तुम्हारे पास 6 कलर होते, ठीक है ना? रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, व्हाइट, मान लो ये होते है ना? कैसे करते? और क्यूब में सर में दिक्कत क्या है? सर्कुलर परम्यूटेशन वाली दिक्कत आएगी। अगर तुमने रेड रखा यहां भरा और रेड तुमने यहां भरा तो उसको घुमा के देखोगे तो सेम बन जाएगा। समझ में आया दिक्कत क्या है? क्यूब को ऐसे भी तुम पलट सकते हो, ऐसे ही पलट सकते हो, ऐसे ही पलट सकते हो। तो जब भी सर्कुलर परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन हो और चीजें गड़बड़ कर रही हो तो पहले क्या करा करो कि एक चीज को पहले भर दो। तो किसी भी एक फेस को रेड कलर से भरने का, मान लो मैं किसी एक फेस को रेड कलर से भर रहा हूं, तो किसी भी एक फेस को रेड कलर से भरने के कितने तरीके? एक तरीका। पिछला समझ में आ रहा है? तुम किसी भी फेस में रेड कलर भरोगे वो आइडेंटिकली तो होगा। मान लो तुमने ऊपर रेड भरा, उसको मैं पलट के सामने ले आऊं। तुमने यहां रेड भरा, मैं उसको घुमा के सामने ले आऊं। तो सोचो रेड कलर भरने का सबसे पहले एक ही तरीका होगा। फिल आया। तो अब तुम्हारा रेफरेंस क्रिएट हो चुका है। तो मैं कह रहा हूं मैंने जहां भी रेड भरा होगा, मैंने जहां भी रेड भरा होगा उसको मैं नीचे रख दूंगा। मैंने एक फेस को रेड भरा, उसको मैंने क्या करा? पलट के नीचे रख दिया। अब रेफरेंस क्रिएट हो चुका अपना। अब रेफरेंस क्रिएट हो चुका है, तो अब बताओ किस फेस को भरूं? किस फेस को भरने में आसानी है? तो रेड के ठीक ऊपर वाले फेस को भरना आसानी है। तो रेड के ठीक ऊपर वाले फेस को भरने के कितने तरीके? रेड के ठीक ऊपर वाले में तो थोड़ी कोई सर्कुलर परम्यूटेशन लगेगा। रेड के ठीक सामने कौन सा कलर है तो उसको भरने के तरीके होते 5। लेट सपोज ग्रीन भर गया, लेट सपोज क्या भर गया? ग्रीन। बचे कितने कलर? बचे कितने कलर? 4। अब उन चारों कलर को हमें इन 4 फेस से भरना है। तो बताओ इन 4 कलर को इन 4 फेस से भरने के कितने तरीके होंगे?
इन चारों कलर को इन चारों फेसेस में भरने के कितने तरीके होंगे? सोचो, क्यूब है, चार फेस है, इनको तुम्हें भरना है किससे? ब्लू, येलो, ऑरेंज, व्हाइट से। कितने तरीके? 4 फैक्टोरियल की 3 फैक्टोरियल की 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, कितना? क्या ये सर्कुलर परमुटेशन लगेगा इसमें? बस ये बात है, चारों सर्कल में है ना, तो ब्लू, येलो, ऑरेंज, व्हाइट, या ब्लू, येलो, ऑरेंज, व्हाइट, एक ही बात है, घुमा सकते हो उसको ऐसे। क्वेश्चन में से एक उठता है कि क्या एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डिफरेंट होंगे कि सेम होंगे? क्या एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डिफरेंट होंगे कि सेम होंगे? तो जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम कब होते थे? सोचो, यहां अगर तुमने ब्लू भरा, पीछे भरा येलो, इधर ऑरेंज, इधर रेड, तो तुम कह सकते हो कि देखो, क्यूब फिक्स है कि रेड नीचे होगा, ग्रीन ऊपर होगा। तो अगर ब्लू इधर, येलो पीछे, ऑरेंज इधर, व्हाइट इधर, वो अलग है, और ब्लू इधर, येलो इधर, ऑरेंज इधर, व्हाइट अलग, तो अपन डिफरेंट बता सकते हैं ना। हाँ, अगर मैं क्यूब को ऐसे करके रख देता तो दोनों सेम बन जाते, बट ऐसे करने में नीचे कलर तो बदल जाएगा। यहां पर मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि चार चीजों को सर्कल में भरने का इफेक्ट होगा। 5 30 ये नहीं आया, पहले समझ में आया। पहले हमने क्या किया, इस क्यूब में एक रेफरेंस फिक्स किया। रेफरेंस फिक्स कैसे किया अपन ने? तो मैंने कहा कि पहले इसमें कहीं भी एक जगह रेड भर दो, तो किसी भी एक जगह रेड भरने का एक तरीका। पहले स्टेप ये आया कि यही नहीं आया? तो बस यार, तुम कहीं भी रेड भरो, उसको तुम घुमा के सामने ला सकते हो ना। तो क्या 6 तरीके थोड़ी, तुम्हारे पास एक ही तरीका है। और फिर उसके सामने वाले को भरने के कितने तरीके? 5। फिर बचे कितने तुम्हारे? 4। इन चार में सर्कुलर अरेंजमेंट लगेगा, क्योंकि ए बी सी डी ऐसे रखूं या इसको पलट दूं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये सब सेम ही तो है। इन सबको मैं घुमाकर वापस से एक ही जैसे बना सकता हूं। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो गया, 4 लोगों को तुम्हें सर्कल में अरेंज करना है, तो 4 लोगों को सर्कल में अरेंज करने का कितना आता? नहीं आ गया? कुछ तो बोलो। मैंने कहा तुम किसी भी एक कलर को रेफरेंस लोगे, मैंने रेड को ले लिया। किसी एक ही कलर को तो रेफरेंस लोगे ना, और उसमें 61 का तो केस रिपीट नहीं हो जाएगा। या तुमने 61 से मान लो ग्रीन ले लिया, फिर तुम रेड को यहां भरते, तो मैं वो वाला केस लेता जब रेड नीचे होता। कलर तो कोई एक ही रेफरेंस लोगे ना। जैसे सर्कुलर में हम पहले बंदे को बिठाते हैं, जब हम पहले सेलेक्ट करते हैं कौन सा बंदा ले, NC1 नहीं करते ना, हम सीधा बोलते हैं M1 को पहले बिठाने का एक तरीका। ये नहीं आ रहा क्या? सच्ची बताओ, आ रहा नहीं? आ पक्का? चलो, बस बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका दिमाग लगाओ। इन अ प्लेन, क्वेश्चन है, देयर आर 8 लाइंस, no 2 of which are parallel and no 3 are concurrent. How many triangles can be formed with the point of intersection as vertices? 8 लाइन्स है जिसमें से कोई भी 2 पैरेलल नहीं है, कोई भी 3 कॉन्करेंट नहीं है, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम कितने डिफरेंट ट्राइंगल्स बना सकते हैं? तो पहला सवाल उठेगा कि भाई इनके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलेंगे। 8 लाइन्स अगर हैं तो अब उनको कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिलेंगे बताओ। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए अपन को क्या चाहिए होता है? 2 लाइन। तो एक पॉइंट इंटरसेक्शन के लिए अपन को 2 लाइन चाहिए, तो 8 में से 2 लाइन सेलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतने पॉइंट इंटरसेक्शन मिलेंगे। और 8C2 कितना आएगा बताओ? 8 इंटू 7/2, तो कितने पॉइंट इंटरसेक्शन मिलेंगे? 28 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते। बोलो है ना? तो तुम्हारे पास कितने पॉइंट इंटरसेक्शन है?
कितने पॉइंटेशन है? 28 है। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? कितने ट्रायंगल बनेंगे? हमारे पास 28 पॉइंट्स है, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? हाँ, 28C3 नहीं बनेंगे? 28C3 ट्रायंगल नहीं बनेंगे? चलो इतना समझ में आ रहा है 28C3 ट्रायंगल नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि क्या इन 28 पॉइंट ऑफ में कोई भी तीन कोलिनियर है कि नहीं? ये जो 28 पॉइंट ऑफ आए, क्या इसमें कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स कोलिनियर है क्या? है कि नहीं है? है? पूछ रहा हूं। 8 लाइन्स है, 8 लाइन से मिलकर अपन को 28 पॉइंट ऑफ मिले। इन 28 में क्या कोई तीन पॉइंट्स कोलिनियर है? कितने पॉइंट्स कोलिनियर है? थोड़ा फील करो। एक लाइन। टोटल कितनी लाइन्स थी? 8 लाइन्स है। तो इस लाइन ने, गौर करो, बाकी 7 को काटा होगा। चलो देखो, कभी कभार क्या होता है कि ज्यादा में दिक्कत होती है, कम का सोचे। मान लो 5 लाइन्स है। मान लो कितनी लाइन्स है? 5। हर एक लाइन हर दूसरी लाइन को कट कर रही है। हर एक लाइन हर दूसरी लाइन को कट कर रही है। तो 5 लाइन से कितने पॉइंट मिलते? 5 लाइन्स की मदद से कितने पॉइंट मिलते? 10। सही बात है, 10 मिले भी हैं शायद। 1 2 3 4 5 6 7। कितने लाइन्स बनाती है मैंने? 6 बना दिए क्या? 6 कर लो चलो। 62। कितने मिलती? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पॉइंट मिलते। अब क्या इसमें कुछ पॉइंट रोटेशन कोलिनियर है क्या? कुछ पॉइंट्स कोलिनियर है क्या? जरा गौर करो। इस लाइन पर तुम्हें कितने पॉइंट दिख रहे हैं? इस लाइन पर कितने पॉइंट दिख रहे हैं? इस लाइन पर कितने पॉइंट दिख रहे हैं? इस लाइन पर कितने पॉइंट दिख रहे हैं? क्या इत्तेफाक है क्या? तो जो हर एक लाइन बची हुई 5 लाइन्स को कट करेगा। हर एक लाइन बची हुई 5 लाइन्स को कट करेगा, तो उन पांचों के पॉइंट इसी लाइन पे तलाएंगे। हर एक लाइन बाकी 5 लाइन्स को कट करेगा, तो उन पांचों के इंटरसेक्शन इसी लाइन पे आएंगे। मींस जो 28 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें हर एक लाइन, तो जो बाकी 7 लाइन्स को कट कर रहा होगा, तो वो सातों पॉइंट्स सोचो एक ही लाइन पे आएंगे। मींस जो टोटल तुम्हारे 28 पॉइंट्स थे, जो तुम्हारे टोटल 28 पॉइंट्स थे, उसमें हर एक लाइन, जो टोटल 8 लाइन थी, हर एक लाइन पर सोचो 7 पॉइंट लाई करते। और एक लाइन पर सोचो 7 पॉइंट ऑफ लाई करते। तो मैंने कह दिया कि 28 में से तुम कोई भी 3 पॉइंट ले लो तो एक ट्रायंगल बन जाता। 28 में से मैंने कहा कोई भी 3 पॉइंट ले लो, एक ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन अगर वो तीन इन 7 में से होते तो क्या ट्रायंगल बनता? अगले 7 में से होते तो क्या ट्रायंगल बनता? समझ में आया? आंसर कितना आएगा? 28C3 माइनस 7C3 इंटू कितना? 8। थोड़ा आया समझ में आया ना? ये समझना जरूरी था कि 8 लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है, उसमें से 7 लाइंस, हर एक लाइन पर 7 ऐसे पॉइंट्स होंगे, हर एक लाइन पर 7 पॉइंट एडिशन करेंगे। कोई भी दिक्कत, कुछ भी परेशानी तो पूछ लो, पूछ लो, कोई कंफ्यूजन नहीं। समझ में आया ना? ये 28C3 तो तब आता ना जब सारे के सारे पॉइंट्स अलग अलग होते, बट कुछ पॉइंट्स कोलिनियर है, तो उनमें से जब तुम 3 लोगे तो ट्रायंगल फॉर्म थोड़ी होगा। आया पक्का? नहीं आया? आ रहा नहीं आ रहा? पक्का?
कितना रहा इससे? मैच कर लिया क्या? अगला रहा है, अगला देखे, पक्का ना भाई? चलो अगले देखना, क्या प्रायोरिटी क्या है? कंसिडर 4 boxes where each box contain 3 red, 2 blue. Assume that all 20 balls are distinct. In how many ways can 10 balls be chosen from these 4 boxes so that from each box at least one red ball and at least one blue ball are selected? तो देखो, बताओ क्या करते? 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है ना? हर एक बॉक्स में कितने हैं? 3 रेड हैं, 2 ब्लू हैं, 4 डब्बे ना? टोटल तुम लोग कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं? 10। और हर एक बॉक्स से एक रेड और एक ब्लू कम से कम आना चाहिए, कम से कम है ना? हाँ, एटलीस्ट 1। तो क्या करूं? हाँ, पहले सारे बॉक्सेस से एक एक रेड उठा लें, सारे बॉक्सेस से एक एक ब्लू उठा लें, फिर भगवान भरोसे छोड़ दें, जो आना आ जाए। एटलीस्ट का क्वेश्चन है वो पक्का गलत होगा ऐसा। टोटल माइनस क्या करोगे बताओ? टोटल माइनस क्या? हाँ, टोटल माइनस भी बेवकूफी है। कितने माइनस करोगे? क्या क्या माइनस करो? ये तो सिंपल सी बात है, केस बनेंगे। केस किस में बनाऊं? केस बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। केस किस चीज पे बनाए? जितनी बॉल्स निकली उन सबका सम 10 होना चाहिए, सही बात है। दो दो बॉल, सही बात है, हर बॉक्स से दो दो बॉल तो निकल रही, तो 8 बॉल तो ऐसी हो गई, बची कितनी बॉल? 2। अब वो जो 2 बॉल है, वो जो 2 बॉल है, या तो वो एक ही बॉक्स से निकल जाए, तो केस में बना रहा हूं क्या कि एक बॉक्स से कितनी बॉल निकले? 4, और बाकी 3 बॉक्स से कितने निकले? 2 2। किसी एक बॉक्स से 4 बॉल निकाल लो, बाकी से 2 2 निकलेंगे। और क्या केस बनेगा? किसी एक बॉक्स से, 2 बॉक्स से 3 3, बाकी से 2 2। तो 2 ही केस बनते। मैंने केस क्या बनाया? टोटल कितनी बॉल्स थी? 10। 2 2 2 2 तुम्हें सबसे निकालनी निकालनी है। बची कितनी एक्स्ट्रा? 2 बॉल। या तो दोनों एक ही से निकाल लो या अलग अलग से निकाल लो, ठीक है ना? अब बताओ इस केस का आंसर बताओ, क्या लिखूं? एक बॉक्स से 4 बॉल निकालनी, बाकी से 2 2, क्या लिखूं? तो पहला सवाल क्या उठेगा? पहला सवाल क्या उठेगा? कौन से बॉक्स से 4 बॉल निकालोगे? कौन से बॉक्स से 4 बॉल निकालोगे? 4C1। बाकी तीनों बॉक्स से 2 2 निकालना है, और 2 2 में भी फिक्स है एक रेड और एक ब्लू। तो इससे 2 बॉल निकालने का, एक रेड और एक ब्लू, 3C1 2C1, 3C1 2C1, 3C1 2C1, ये चला। आंसर इसका अच्छा होता। अब इससे तुम्हें 4 निकालनी है, और कम से कम एक रेड और कम से कम एक ब्लू, इसका आंसर बता दो, मान जाऊंगा। 4 बॉल निकाल लिए, कम से कम एक रेड और कम से कम एक ब्लू उसमें होना चाहिए। बहुत सड़ा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सोचना ही नहीं है, सीधा 5 में से कोई भी 4 उठा लो। 4 उठाओगे तो कम से कम एक रेड और कम से कम एक ब्लू तो सिलेक्ट हो ही जाएगा ना? समझ गया ना? ये ऑटोमेटिकली कवर कर देगा, एक रेड एक ब्लू तो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पहला केस आया, ये केस अच्छा था। 4 में से 2 बॉक्स में 3 3 बॉल निकालनी है, 2 बॉक्स से 2 2 निकालने हैं। तो पहला सवाल उठेगा, भाई कौन से 2 बॉक्स से 2 2 निकाले? 2 बॉक्स सेलेक्ट करें, उसमें से 2 2 बॉल, एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू, और दूसरे से भी एक रेड एक ब्लू, ये तो हो गया। अब बचे जो 2 बॉक्स हैं उनमें 3 3 बॉल निकालनी है, और उसमें एक रेड और एक ब्लू होना चाहिए, कम से कम। क्या लिखूं? क्या लिखूं? तीनों?
बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल एक तरीका क्या हो गया, 5 में से तुम कोई भी 3 उठा लो, पहले मैं कह दूं, पहले कहा 5 में से कोई भी 3 उठा लो। अब से उसमें कौन सा केस हमें नहीं चाहिए, जब तीनों रेड आ जाए, बस एक ही केस नहीं चाहिए होगा, या दो केस बना लो। दो केस क्या बनते, जो तुमने 3 बॉक्स उठाए हैं, या तो उसमें 2 रेड 1 ब्लू होता, या 1 रेड और 2 ब्लू होता। तो 2 रेड 1 ब्लू, 2 रेड 1 ब्लू, या 1 रेड और 2 ब्लू। तो कितना आता, 3 2 6, और कितना 3 9। और यहां से भी देखो 5 C 2 10 -1 9, और इसका क्या होल स्क्वायर। देखना कितना आता है, कितना देखना, 6 216 इंटू 4, तो 5 20, ये है ना। यहां से कितना है देखना, 6 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू कितना 9, तो 216 तो कॉमन आएगा, 9 का स्क्वायर, सॉरी 9 का स्क्वायर है ना, 216 कॉमन आता ना। यहां से कितना आता, 20 प्लस 81, है ना, 101 इंटू 216 आ रहा है क्या, आया पक्का, ये सच में आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं है क्या, पक्का ना, हटा दो ना, बोलो भाई, कुछ आ रहा नहीं आ रहा। चलो, ये अपन ने कर रखा पहले, याद है, पढ़ो क्या लिखा है, 6 cards and 6 envelopes are numbered 1 से लेके 6, and cards are to be placed in envelopes so that each envelope contains exactly one card and no card is placed in the envelope bearing the same number। डिअरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया। Moreover, the card number 1 is always placed in envelope numbered 2। Number of ways it can be done। तो डी अरेंजमेंट से हल्का सा एक स्टेप आगे, तो मैं क्वेश्चन क्या है बताओ। वैसे मैं अगर ये चीज अगर नहीं दी होती तो क्वेश्चन सिंपल डी अरेंजमेंट का होता। पहले क्वेश्चन में आ रहा नहीं है क्या, तुम्हारे पास 6 लेटर्स है और 6 एनवलप्स है, कोई भी लेटर अपने करस्पॉन्डिंग एनवलप में नहीं जाना चाहिए, और साथ साथ में लेटर 1 को E2 में ही भेजना पड़ेगा। तो लेटर 1 को E2 में भेजना है, तो लेटर 1 को E2 में भेजने के कितने तरीके, एक, बचे कितने लेटर्स 5, बचे कितने एनवलप्स 5, तो कोई भी लेटर अपने करस्पॉन्डिंग एनवलप में नहीं जाना चाहिए, तो कितना आएगा, कितना आएगा D5, D5 कितना होता था 44, नहीं है क्या, चलो, वैसे ऑप्शन ऐसा होता तो अच्छा होता। वैसे हमारा ये आंसर गलत है, पहले बताओ ये आंसर गलत क्यों है। बिल्कुल, क्योंकि याद करो डीअरेंजमेंट का लॉजिक कब काम करता था, जब जो लेटर्स हमारे पास मौजूद हैं उनके करस्पॉन्डिंग एनवलप्स में यहाँ होने चाहिए थे, और यहाँ देखो L2 के करस्पॉन्डिंग E2 तो है ही नहीं, L2 तो कायदे से इवन में जा सकता था ना। डीअरेंजमेंट कब लगता, जब यहाँ L2 L3 L4 L5 L6 होता, और यहाँ भी E2 E3 E4 E5 और E6 होता, बट यहाँ L2 की जगह देखो इवन है, तो L2 इवन में तो जा ही सकता है। हमारा जो आइटम्स यहाँ मौजूद हैं उसी के करस्पॉन्डिंग प्लेसेस अगर यहाँ होते तो वो डीअरेंजमेंट लगता। तो कायदे से यहाँ तुम्हारे क्या बनेंगे, केसेस बनेंगे, या तो L2 इवन में जाएगा या तो L2 इवन में नहीं जाएगा। दो केस बनते हैं।
अगर L2 इवन में चला गया तो L2 को इवन में भेजने का एक तरीका, बाकी जो बचे चार वो अपने करस्पॉन्डिंग चार में नहीं जाने चाहिए, तो उनके लिए क्या लग जाएगा, D4। और D4 कितना आता था याद करो, 9। सेकेंड केस कैसे बताओ, सेकेंड केस है कि L2 इवन में नहीं जाना चाहिए, बड़ा अच्छा केस है। अब L2 इवन में नहीं जाएगा तो बाकी इन चारों में से कहीं एक जगह जाएगा। मान लो चला गया E3 में, तो किस में जाएगा, 4C1। और E3 में चला गया तो फिर L3 के पास अब E3 की जगह इवन बचेगा, तो फिर उसमें केस बनेंगे, ऐसे अपन निपट जाएंगे। तो कुछ और सोचो। इस केस का आंसर बहुत ही प्यारा, L2 इवन में नहीं जाना चाहिए। L2, L3, L4, L5, L6 पांच लोग हैं, उनके करस्पॉन्डिंग पांच घर हैं। L6 E6 में ना जाए, L5 E5 में ना जाए, L4 E4 में ना जाए, L3 E3 में ना जाए, L2 E1 में ना जाए। तो मान लो L2 का करस्पॉन्डिंग घर अब यही होता, और अब सबको अपने करस्पॉन्डिंग घरों में नहीं जाना। समझ में आया? समझ में आया ना? केस चली ये रहा था कि अब ये इसमें नहीं जाना चाहिए, तो मान लो इसका करस्पॉन्डिंग मतलब यही होता, तो इन पांचों को बचे हुए पांचों में अरेंज करना है। नहीं आया? तो D5 कितना होता है, 44, 44 प्लस 9, T3। याद करो, इसको करने का एक और तरीका होता था, इसको करने का एक और तरीका होता था। हाँ बिल्कुल, याद करो, इसको करने का एक और तरीका होता था। समझो, कोई भी लेटर अपने करस्पॉन्डिंग एनवेलप में नहीं जाना चाहिए, तो कितने लेटर्स हैं, 6। तो 6 लोग अपनी करस्पॉन्डिंग प्लेसेस में ना जाए, D6। तो टोटल कितने पॉसिबल सिनारियोज बनते हैं, 265। D6 याद है ना, 265 होता था, याद है नहीं है? अब इन 265 केसेस में सोचो L1 के साथ क्या क्या हो सकता था। यहां हमने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, बस यहां पे हमने क्या ध्यान दिया है कि L1 इवन में ना जाए। तो इन 265 केसेस में सोचो L1 E2 पे भी जा सकता था, E3 पे भी, E4 पे भी, E5 पे भी और E6 पे भी। तो इन 265 केसेस में L1 इन पांचों में से कहीं भी जा सकता था। नहीं आया? और हमें वो वाले केसेस चाहिए जब L1 E2 पे गया हो। तो जरा सोचो, इन 265 केसेस में L1 E2 E3 E4 E5 E6 इन पांचों घरों में जा सकता था, तो कितनी बारी वो E2 के पास गया होगा, बस हमें यही तो पता करना है। और L1 के पास इन सारे घरों में जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर थी, तो क्या प्रोबेबिलिटी थी कि वो E2 के पास गया होगा। जो L1 के पास इन पांचों घरों में जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर थी, तो क्या प्रोबेबिलिटी थी कि वो यहां पे गया होगा, 1/5 टाइम गया होगा। नहीं यार, तो बोलो यार, थोड़ा बताया। TN का फॉर्मूला याद है क्या उसे, TN का फॉर्मूला याद रखना, कई बार काम आता है। क्या होता, n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना, याद रखना, कई बार काम आया था। ठीक है, कुछ तो बोलो। अच्छा एक और चीज बताओ, NCR इंटू TR सिग्मा 0 से n क्या आता है।
डी मतलब डी अरेंजमेंट ऑफ आर आइटम्स है ना। बड़ा अच्छा था। चलो इसको एक क्वेश्चन से करते हैं। मान लो तुम्हारे पास वही क्वेश्चन है, मान लो 6 लेटर्स है, 6 एनवेलप है। 6 लेटर्स है और 6 कितने एनवेलप है, ठीक है ना। मान लो अगर क्वेश्चन होता एटलीस्ट एटलीस्ट 2 letters goes to wrong envelope, at least 2 letters goes to wrong envelope, क्या करते हो बताओ। कम से कम 2 लेटर गलत जगह जाने चाहिए। एक तो तरीका देखो, एटलीस्ट का क्वेश्चन 2 ऑप्शनों को करने के, या तो अपन क्या करेंगे टोटल माइनस समथिंग, या अपन एग्जैक्टली वाले केसेस ऐड कर दें। तो याद है ना, एटलीस्ट का क्वेश्चन होता है 2 ऑप्शन होते हैं, या टोटल माइनस समथिंग या एग्जैक्टली वाले केसेस। मानते हो? बोलो दोस्तों। अब एक तो ऑप्शन होता कि टोटल माइनस नो लेटर, इसको करने का एक तरीका तो क्या होता, टोटल माइनस कम से कम 2 लेटर गलत जगह जाने चाहिए। तो 0 letters गोज टू रॉन्ग एनवलप, या एग्जैक्टली 1 letter गोज टू रॉन्ग एनवलप, 2 केस माइनस करने पड़ते। देखा, कम से कम 2 लेटर गलत जगह जाने चाहिए, तो टोटल में से कौन से केस माइनस करने पड़ेंगे, जब एक भी गलत जगह नहीं गया। एक भी गलत जगह नहीं गया तो सबके सब सही जगह गए, सबके सब सही जगह जाने का तरीका, या एक लेटर गलत जगह गया, एक लेटर गलत जगह जाने का, एक लेटर गलत एनवलप में जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर एक लेटर गलत जगह पहुंच गया तो दूसरा लेटर जो उसके करस्पॉन्डिंग था उसको भी तो गलत जगह जाना पड़ेगा। और टोटल कितना आएगा, टोटल कितना, 6 लेटर को 6 एनवलप में बांटने के टोटल तरीके, बोलो 6 फैक्टर, आना। लेकिन इससे तुम्हें इसका जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्यों ना मैं एग्जैक्टली वाले केसेस बनाऊं। तो उसने कहा कम से कम 2 लेटर गलत जगह जाने चाहिए, कम से कम 2। तो हम एग्जैक्टली वाले केसेस बना रहे हैं कि एग्जैक्टली 2 लेटर गलत जगह गए, एग्जैक्टली 3 लेटर गलत जगह, एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 5, एग्जैक्टली 6 लेटर जगह। ये बनाओ, इसका आंसर बताओ। एग्जैक्टली 2 लेटर गलत जगह जाने के कितने तरीके, एग्जैक्टली 2 लेटर गलत जगह जाने हैं। तो पहला सवाल क्या उठेगा, कौन से 2 लेटर, 6 में से 2 लेटर सेलेक्ट किए, उनको गलत जगह भेजना है, तो बाकी जो 4 हैं उनको भेजने का एक तरीका, जो बचे 2 लेटर और उनके 2 करेक्ट एनवलप, तो उनमें उनको डीअरेंज करने का D2, एक ही बात है, एक तरीका। एग्जैक्टली 2 लेटर को गलत जगह भेजने का 62 इंटू D2, में से 2 लेटर सेलेक्ट किए, जिनको गलत भेजना है उनको डीअरेंज कर दिया। एग्जैक्टली 3 लेटर को गलत जगह भेजने का, तो 6 में से 3 लेटर सेलेक्ट किए, बाकी 3 को सही जगह भेजने का एक तरीका। क्या, एग्जैक्टली 4 लेटर को गलत जगह भेजने का 64, बाकी 2 को सही जगह भेजने का एक, और इन चारों को डीरेंज करने का एग्जैक्टली 6 लेटर को गलत जगह भेजने का कुछ आया। सोचो, ये बेसिकली क्या है, सारे केसेस का कॉम्बिनेशन था। 0 जब रखते तो एग्जैक्टली 0 लेटर्स को गलत जगह भेजने का NC0 D0, जब R1 रखते तो NC1 D1, एग्जैक्टली 1 लेटर को गलत भेजने का, एग्जैक्टली 2 लेटर, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 5, एग्जैक्टली 6, सारे केसेस कवर कर लिए। और सारे केसेस क्या है, नहीं आया। सोचो, इसने इनडायरेक्टली सारे केसेस तो कवर कर लिए।
या तो 0 लेटर्स गलत जगह जाए होते, या 1 गया होता गलत जगह, या 2 गलत जगह गए होंगे, या 3 या 4 या 5 या 6, सारे केस कवर हो गए। तो सारे केसेस कवर हो गए, तो सारे लेटर्स को अरेंज करने का, एन लेटर्स को एन जगह अरेंज करने का एन फैक्टोरियल तो होता। लग नहीं रहा है बिल्कुल ही, बिल्कुल नहीं है क्या? पक्का? थोड़ा बताया होगा। चलो आगे। एनसी 0 डी 0, हाँ बिल्कुल। 0 लेटर्स गलत जगह गए, मतलब सबके सब सही जगह गए, तो 1 तो आएगा ना एक। तो है ना, इसमें 0 से है ना, तभी तो 1 0 स्टार्ट किया ना। 1 से होता तो फिर एन फैक्टोरियल -1 आता। पक्का ना? चलो आगे। चलो काइंड ऑफ प्रायोरिटी का आ गया। A bag contains a large number of white and black balls in equal proportions. Two samples of 5 marbles are selected at random, replacing the ball after taking the first sample. ठीक है, the probability that the first sample contains exactly 1 black marble and the second sample contains exactly 3 black marbles. अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन हो गया। क्या करना है? क्या करोगे बताओ? कुछ तो बोलो। कुछ नहीं? हाँ, जोर से बोलो। व्हाइट और ब्लैक के उठने की इक्वल प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। बट एक बॉल अगर उठा लोगे फिर भी इक्वल लगेगी क्या? हाँ, नहीं, एक बैग से तुमने 5 बॉल निकाले, पहले तो उनको टोटल बॉल्स नहीं पता, टोटल बॉल्स एन मानने पड़ेंगे। क्या करो बताओ? क्वेश्चन उठता है इस लार्ज का मतलब क्या, मतलब एन इन्फिनिटी लेना है। लार्ज मतलब क्या, कि नंबर ऑफ बॉल्स हमें इन्फिनाइट लेना है। तो मैं क्या मान के चल रहा हूं कि एक बैग में टोटल 2 एन बॉल्स है। एन रेड जो भी है, एन क्या है व्हाइट, और एन क्या है ब्लैक, और एन तुम्हारा किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। ये तुम्हें हिसाब से शायद लास्ट में काम आएगा, मतलब लिमिट टाइप की बनेगी, एन इन्फिनिटी पुट के अपन को शायद एन से करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से शायद ये काम आएगा। ठीक है ना, तो टोटल कितनी बॉल्स है, 2 एन। तो पहले ड्रॉ में क्या है, 5 बॉल्स निकाले। तो पहले ड्रॉ में 5 बॉल्स अगर निकालोगे तो 5 बॉल्स निकालने के टोटल तरीके कितने हैं बताओ? 2nc5। क्या था? The probability that the first sample contains exactly 1 black marble, exactly 1 black nc1, बाकी n white। क्या था? और फिर इसको रिप्लेस कर दिया अपन ने। रिप्लेस करोगे तो वापस से 2n बॉल्स निकालोगे, तो 2n में से 5 बॉल्स निकालेंगे 2nc5। और क्या है, एग्जैक्टली 3 ब्लैक मार्बल्स, तो nc3 इंटू nc2। और समझ में आ रहा है लार्ज का क्या रोल है? लार्ज का क्या रोल है? एन टेंड इनटू क्या है, इन्फिनिटी। और अगर एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो समझ में आ रहा है अच्छी बात क्या है, हमें ऊपर से और नीचे से सिर्फ हाईएस्ट डिग्री ही चेक करना है। तो जो ऊपर से और नीचे से हमें हाईएस्ट डिग्री तो चेक करना पड़ेगा। तो एन, एन से फोर क्या आएगा, एन, n-1, n-2, n-3, by कितना, 4 फैक्टर। nc3 n, n-1, n-2 by कितना, 3 फैक्टर। nc2 कितना आएगा, n, n-1 by 2
फैक्टोरियल। नीचे कितना आएगा? 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, है ना, 2n माइनस 4 बाय कितना? बाय कितना? 5 फैक्टोरियल ना, बाय कितना? 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। और करो तो ऊपर n की हाईएस्ट डिग्री n n n n n 1/4 फैक्टोरियल, यहां से कितना 1/3 फैक्टोरियल, यहां से कितना 1/2 फैक्टोरियल, यहां से 2n 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 की पावर कितना 5 बाय 5 फैक्टोरियल का कितना होल स्क्वायर। n तो कट गया सर, ठीक है ना। तो 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 की पावर कितना 10, सही है। एक कटता कितना आता 5, 120, 6 और 2 12, 10, है ना। एक दो और कटता ना, एक दो और कटता कितना आता 9, 25 बाय 5 अगर है ना। तो मैं लार्ज नंबर का मतलब क्या था, नहीं है क्या? तो बोलो यार, तो तुम्हें थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, देखो टोटल वॉल्स हमें दिए नहीं था तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, मजबूरन एन मानना ही पड़ता, और एन मानते तो अपने आप तुम यहां पे आके फंस जाते, तो फिर रोल आता किसका, इसका, हाँ? पक्का चला के चलो, ये भी अच्छा है। बताओ तुम लोग बताओ इसमें क्या लॉजिक लगा है? Two numbers x and y are chosen at random without replacement among the number 1 से लेके 2007, the probability that x cube plus y cube is divisible by 3। उसी का तो सिंपल सी बात है, देखो डिविजिबल बाय 3 है, तो पहले तो ये समझो कि तुम्हारे पास जो सेट ऑफ नंबर्स हैं उसमें 3 के टाइप के कितने हैं, 3 के प्लस 1 टाइप के कितने हैं, और 3 के प्लस 2 टाइप के कितने हैं। और 2007 देखो 3 का मल्टीपल होता है, इधर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 6 9 6 6 9, सबके सब इतने होंगे, नहीं आ रहा। अब जरा ये देखते हैं कि अगर अपन को ये चीज 3 से डिविजिबल चाहिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो देखते हैं एक्स और वाई में क्या क्या टाइप का ले सकता हूं। क्या मैं एक्स और वाई दोनों 3 के टाइप का ले सकता हूं? दोनों का 3 के टाइप का लोगे तो इसका क्यूब भी 3 का मल्टीपल, इसका क्यूब भी 3 का मल्टीपल, दोनों का सम भी 3 का मल्टीपल। अच्छा, एक 3 के टाइप का और एक 3 के प्लस 1 टाइप का ले सकता हूं क्या? एक 3 के और एक 3 के प्लस 1 टाइप का ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, नहीं तो फिर एक 1 बच जाता। और कोई केस इसके अलावा? दोनों 3 के प्लस 1 ले सकते हैं क्या? दोनों 3 के प्लस 1 टाइप के भी नहीं ले सकते, तो क्या लूं? एक 3 के प्लस 1 ले लो और एक 3 के प्लस 2 ले लो, क्योंकि 3 के प्लस 1 का क्यूब करोगे तो देखो लास्ट में 1 बचेगा, 3 के प्लस 2 का क्यूब करोगे तो देखो लास्ट में 8 बचेगा, और 8 और 1 वापस से मिलके क्या बनेगा 9। तो मैं दो केस बने, या तो दोनों 3 के मल्टीपल ले लो, या एक 3 के प्लस 1 टाइप का ले लो और एक 3 के प्लस 2 टाइप का ले लो। पहले केस का आंसर बताओ, तो दोनों 3 के टाइप के लेने के कितने तरीके? दोनों 3 के टाइप के लेने के कितने तरीके? सोच के बोलना एक बार में। ऑप्शन देता हूं, 669C2 की 669 इंटू 668।
क्वेश्चन पढ़ो। टू नंबर्स x एंड y आर टू बी चूजन। दो नंबर से x और y दोनों को नामकरण कर दिया, एक x और एक y है। तो इसमें 3 लो, इसमें 6 लो, या इसमें 6 लो, इसमें 3 लो, बात सेम ही कि अलग है? बात सेम है कि अलग है? अलग है, क्योंकि हमें दो नंबर सेलेक्ट करने हैं ना, x और y। तो पहले x में 3 था, y में 6 था, अब x में 6 है, y में 3 है, तो बात अलग अलग है ना। मतलब ऑर्डर मैटर कर रहा है। और अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है, कितना आएगा? 669 टू 668, या 669 C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। नहीं आ रहा क्या? कुछ तो बोलो, प्रोबेबिलिटी बोला है कैसे? होता आ जाएगा। अगला क्या है? एक 3k+1 टाइप का लो और एक 3k+2 टाइप का। तो क्वेश्चन उठता है कौन सा 3k+1, कौन सा 3k+2। फिर एक 3k+1 लेने का 669, एक 3k+2 लेने का 660, और नीचे कितना आएगा? ये कितना आएगा? 2007 इंटू कितना? 2000। मैं नहीं यार, एक 69 तो शायद कट ही जाएगा, कट जाएगा ना? बोलो दोस्तों, कितना आएगा? 668 प्लस 2 इंटू 669 अपॉन थ्राइस ऑफ कितना? 2000। ठीक ना? अच्छा ना चाहिए क्या? कुछ कट रहा है क्या? कैसे कट रहा है? एक दो कट जाएगा ना बस। दो कटता तो कितना आएगा? 334 प्लस क्या? अच्छा ये अच्छा बन रहा है क्या? ओके, ये 2006 तो बन गया। ठीक है बेटा, 1/3 आया ना? 1/3 कौन सा है? आगरा। अब कैसे आगरा यार है? चेक कर लो इसका आंसर एक बार, डाउट सा हो रहा है। मैं कैसे बता, कैसे गिरा है? एक बार तब भी चेक कर लो, मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा है। कौन सा क्वेश्चन है? बस आगरा ही है। चलो, या नहीं आया? पक्का ना? लेकिन सोचो अगर तुमने यहाँ इंटू 2 नहीं किया होता तो है ना, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए होगा ना। चलो आगे, पक्का ना? सिंगल चॉइस है क्या? चलो, लेट EFG आर पेयरवाइज इंडिपेंडेंट। पेयरवाइज इंडिपेंडेंट माने अंदर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, पेयरवाइज इंडिपेंडेंट है। पेयरवाइज इंडिपेंडेंट मतलब से दो दो वाले इंडिपेंडेंट है, तीन वाला इंडिपेंडेंट नहीं है। याद है ना? तीन इवेंट्स को म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने के लिए याद करो, चार कंडीशन फॉलो करनी होती थी। एक तो दो दो के पेयर में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और तीसरा तीनों का मिलकर भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बट अगर कोई चीज पेयरवाइज इंडिपेंडेंट है तो दो दो में तो इंडिपेंडेंट है, बट जो तीसरा है वो पीई इंटू PF इंटू PG के बराबर नहीं है। और देखो सही बात है, क्योंकि पीई इंटू PF इंटू PG जीरो दे दिया इसने, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट तो वैसे भी नहीं हो सकता था। याद है नहीं है तो बोलो। अगर सोचो तीनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते तो बहुत अच्छी जुगाड़ बनती। याद है? फिर जितने भी इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूले होते सबको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकता था। अगर ध्यान देना, अगर तीनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते तो ये तो मेरे हिसाब से सबको याद होगा। बट इससे भी अच्छी बात क्या होती थी कि अगर इनका कोई भी कॉम्बिनेशन भी हो तो वो भी डायरेक्टली रिप्लेस होता था। लेकिन ये कब? जब तीनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते थे तब। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि ये यहाँ पे पेयरवाइज इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं डायरेक्टली तो अब ये नहीं कह सकता। तुम्हारा अब हमें वैल्यू निकालनी किसकी है? इस चीज की। ये बनेगा क्या बताओ? E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन G अपॉन कितना बनेगा बताओ? यो जी। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, और ध्यान देना अगर EFG म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते तो ये एक स्टेप का क्वेश्चन था, सीधा मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता, PE बार इंटू PF बार इंटू PG।
और पीजी से पीजी कट जाता। समझ में आ रहा है? अब क्या करें? तो सिंपल सी बात है, हमें पेयरवाइज इंडिपेंडेंट की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसका यूज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को पीई इंटरसेक्शन एफ इस टाइप का टर्म चाहिए, एफ इंटरसेक्शन जी इस टाइप का टर्म चाहिए। इस टाइप के टर्म लाने पड़ेंगे ना, तभी तो इसका मैं यूज कर पाऊंगा। तो अब मैं सबसे पहले तो ये समझता हूं कि ये वेन डायग्राम में है कौन सा हिस्सा। ये ई, ये एफ और ये जी। ये वो हिस्सा है जहां ई नहीं हो रहा, एफ नहीं हो रहा, एन जी हो रहा है। ई नहीं हो रहा, एफ नहीं हो रहा, जी हो रहा है, मतलब ओनली जी वाला हिस्सा। सोचो जरा, कौन सा हिस्सा है जहां पे सिर्फ जी हो रहा है और ई और एफ नहीं हो रहे? क्या इस हिस्से को मैं कुछ और तरीके से लिख सकता हूं? इस हिस्से को क्या मैं कुछ और तरीके से लिख सकता हूं? पी ऑफ जी माइनस पी ऑफ जी माइनस, ध्यान देना मेरे को क्या क्या पता है। मुझे पेयरवाइज इंडिपेंडेंट पता है, मतलब ई इंटेशन एफ पता है, एफ इंटेशन जी पता है, जी इंटेशन एफ पता है। तो पी ऑफ जी इस एरिया में से ये एरिया माइनस कर दूं, बोलो ये एरिया कितना आएगा? ई इंटेशन जी का। बोलो ये हिस्सा माइनस कर दूं, कितना आएगा बताओ? एफ इंटेशन जी का। लेकिन गौर करो, ये हिस्सा दो बार माइनस कर दिया तो एक बार ऐड करना पड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे भी जीरो है। स्टिल पता होना चाहिए क्या करा, इसमें से ये एरिया माइनस किया, ये एरिया माइनस किया, बट ये चीज दो बार घट गई तो एक बार ऐड करना पड़ेगा। बोलो दोस्तों। अब चूंकि ये पेयरवाइज इंडिपेंडेंट थे तो पी ऑफ जी को मैं जी लिख दूं, मतलब समझ ना, ई इंटू जी को मैं क्या लिख दूं? ई इंटू जी लिख दूं। इसको एफ इंटू जी को एफ इंटू जी लिख दूं। और ये तो तुम्हारा कितना है? जीरो। और नीचे क्या बेटा? शायद जी बेटा था, नीचे क्या बेटा था? G। ये कितना आएगा? वन माइनस का ई माइनस का एफ, मतलब वन माइनस का पी ऑफ ई माइनस का पी ऑफ एफ। और वन माइनस का पीई, यही तो पीई बार होगा, पीई बार, या पी एफ बार माइनस पीई भी कर सकते थे, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, नेगेटिव आएगा ना। फिर मैं सोचा कैसे, सिंपल सी बात है, हमें जो चीजें पता है हमें इसको उस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, तभी तो इनका यूज कर पाओगे। नहीं आया? बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा? पक्का? चला के चलो, है क्या? इस टाइप के क्वेश्चन वैसे आते बहुत हैं। In a multiple choice question, there are four alternative answers of which one or more than one is correct. ठीक है ना? A candidate will get marks on the question only if he takes the correct answer. The candidate decides to take answer at random if he is allowed up to 3 chances to answer the question. Then the probability that he will get marks on it. Question. कैसे करें? कैसे? 3 मौके दिए उसको, तो 3 मौके दिए तो उसमें उसको मतलब करेक्ट टिक करना है। केस क्या बनाओगे? आंसर तो एक ही सही होगा, जैसे ए बी और आंसर है, जो भी एक क्वेश्चन है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है तो उसका आंसर जैसे ए बी है तो उसका एक ही सही होगा ना।
तो पहले तो ये बताओ कि अगर ये बच्चा तुक्का मारता है तो सही तुक्का लगने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले तो इतना ही बता दो। अगर ये बच्चा तुक्का मारता है तो तुक्का मारने के टोटल तरीके पहले बताओ कितने हैं। तुक्का मारने के टोटल तरीके कितने हैं? तुक्का मारने का टोटल तरीका एक ही है। सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास चार ऑप्शन है ए बी सी डी। मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है। तो टोटल तुक्का मारने के कितने तरीके? तुक्का मारना ही मारना है, तुक्का मारना ही मारना है। इस क्वेश्चन को या तो टिक करेगा या छोड़ देगा, या तो इसको टिक करता या छोड़ देता, या तो इसको टिक करता या छोड़ देता, या तो इसको टिक करता या छोड़ देता। तो दो, 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 दो। लेकिन जब उसने सारे ऑप्शन छोड़ दिए होंगे तो तुक्का मारे ही नहीं ना उसने। तो तुक्का मारने के टोटल तरीके 15 है। मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है ना। तो हर एक पे या तो टिक लगाता या टिक नहीं लगाता, या तो इस पे टिक लगाता या टिक नहीं लगाता। तो दो, 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 16 तरीके। बट अगर सब में उसने टिक नहीं लगाया तो उसने क्वेश्चन छोड़ ही दिया ना, तो एक केस माइनस कर दिया। तो टोटल तुक्का मारने के कितने तरीके? 15। सही तुक्का लग जाए एक, तो किसी भी एक बारी में सही तुक्का लगने की प्रोबेबिलिटी 1/15। इतना है कि यही नहीं आया, अगर आ गया। चलो अब क्वेश्चन क्या है। अब उसको 3 मौके दिए गए, तो 3 मौकों में कम से कम, मगर 3 मौकों में उसका आंसर सही आ जाना चाहिए। तो क्या करूं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट द आंसर इन 3 चांसेस? मतलब he will get marks on it. If he is given 3 chances, then what is the probability that he will get marks on it? तो 3 चांस अगर उसको दिए गए तो मार्क्स उसको मिल जाए, उसके लिए क्या क्या सिनारियो हुए होंगे? या तो पहले में सही लग गया हो, या दूसरे में सही लगाओ, या तीसरे में सही लगाओ। ये तो 3 केस बनेंगे। पहले में ही सही तुक्का लग जाए 1/15, या पहले में गलत लग गया। पहले में क्या लग गया? गलत। तो पहले में गलत लगने का 14/15, फिर अगले में सही लगने का 1/1 कितना? 40। सेकेंड बारी में सही तुक्का लगने की प्रोबेबिलिटी, पहली बारी में गलत हो जाए, फिर सेकेंड में जब उसको मौका मिलेगा तो अब सैंपल स्पेस 14 का हो गया होगा ना। आने नहीं आ रहा? पहले में गलत हो गया या तीसरे में जाके सही हो? पहले में गलत होने का, दूसरे में गलत होने का, तीसरे में सही होने का। ऐसे मारा होगा 1/15, 1/15, 1/15, 3/15। नहीं नहीं आया हूं। तो जो उसको 3 मौके दिए जाएं तो क्या चांसेस हैं, मतलब सही आंसर लग जाए उसके क्या चांसेस हैं? तो पहले में तुक्का लग जाता या पहले में नहीं लगता तो ध्यान देना उसकी भी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अपन को। और जब दूसरे में तुक्का लगाने जाओगे तो सैंपल स्पेस बदल चुका होगा। बस ये बात है, तुम मेरे सामने बैठे हो, मैंने कहा तुक्का लगाओ, तुमने लगाया, मैंने कहा नहीं गलत है। दूसरी बार तुम सेम तुक्का थोड़ी लगाओगे, ठीक है ना? कुछ तो लग करोगे ना, यार है ना? आए पक्का? पक्का? चलो आगे, चले ना? चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वैसे बाइनोमियल का है, कैसे करते हो बताओ? If m things are distributed among a men and b women, then the probability that number of things received by men is odd. काफी अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत सही यार क्वेश्चन तो। एम चीजों को हमने ए मैन और बी वुमेन में बांटा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो पहले तो तुम सैंपल स्पेस बता दो क्या आएगा। सैंपल स्पेस तो दिख ही रहा है, कैसे आएगा ये बता दो। एम चीजों को ए मैन और बी वुमेन में बांटने के टोटल तरीके। एम चीजें हैं, सामने लोग कितने हैं बांटने के लिए, ए मैन एंड बी वुमेन, तो टोटल ए प्लस बी लोग है ना। तो पहले आइटम को बांटने के ए प्लस बी तरीके, दूसरे आइटम को बांटने के ए प्लस बी, तीसरे आइटम को बांटने के ए प्लस बी। तो सैंपल स्पेस में ए प्लस बी क्रम कैसा। अब इसने कहा कि मेन के पास ऑड नंबर ऑफ आइटम्स जाने चाहिए, तो केस बनेंगे, केस क्या बनेंगे। हाँ? अगर होता तो कुछ में दिया होता है, बने की ऑर्डर है। मेन के पास कितने आइटम्स गए, या तो एक जाता, या तीन जाते, या पांच जाते, डॉट डॉट डॉट। मेन के पास ऑड नंबर ऑफ आइटम्स जाने चाहिए, तो पहला केस हमने बनाया मेन के पास एक आइटम जा रहा है, तो पहला सवाल क्या उठेगा कि इन एम आइटम्स में से कौन सा एक आइटम मेन के पास गया, ये अपन को देखना पड़ेगा। तो इन एम आइटम्स में से एक आइटम सिलेक्ट करूं जिसको मेन के पास जाना है, और बाकी जो m माइनस वन आइटम्स होते वो वुमेन के पास जाते। अब ये जो हमने एक आइटम सिलेक्ट किया इसको मेन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस एक आइटम को ए मेन में डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके, कुल ए तरीके। एक आइटम को ए बंदे खड़े हैं उनमें बांटने के तरीके ए तरीके, बाकी जो m माइनस वन आइटम्स हैं उनको वुमेन में बांटना है, तो उन m माइनस वन में जो पहला आइटम होगा उसको बांटने के कितने तरीके बी, उसमें जो दूसरा आइटम होता है उसको वुमेन में बांटने के तरीके बी, फिर बी, फिर इसको समझ लो बाकी तो पूरा आ जाएगा। मैन के पास ऑड नंबर ऑफ आइटम्स जाने चाहिए, तो पहले हमने केस बनाया मैन के पास या तो एक आइटम जाता है या तीन या पांच या सात एंड सो ऑन। तो मैन के पास एक आइटम जाना है कौन सा, अब उस आइटम को मैन में बांटने का ए तरीका, बाकी एम माइनस वन आइटम्स को वुमेन में बांटने के बी 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 क्यू एम माइनस वन तरीके। चलो अगले बताओ, तीन आइटम्स मेन में जाने चाहिए, कौन से तीन, MC3। अब जो तीन आइटम्स मैंने इकट्ठा किए उनको ए मैन में डिस्ट्रीब्यूट करने के, तो उन तीन में से जो पहला आइटम है उसको देने के तरीके ए, अगले को देने के ए, अगले को देने के ए, ए ए ए। ऐसे में आ गया होगा। अब बस हमें इस बाइनोमियल चीज का सीरीज का समझना चाहिए। भाई देखो बड़ी अच्छी सीरीज है, बिल्कुल ये देखो सिर्फ ऑड वाले टर्म्स है, और किस एक्सपांशन के, b प्लस ए की पावर m, ये देखो टोटल एक्सपांशन होता ए की पावर जीरो, ए की पावर वन, ए की पावर टू, ए की पावर थ्री, बट हमें सिर्फ ऑड वाले चाहिए, तो ऑड वाले चाहिए तो क्यों ना मैं b माइनस ए की पावर m और लिख दूं। इसमें देखो ए की पावर वन, ए की पावर टू, ए की पावर थ्री, ए की पावर फोर ऐसे आते, और ऑड वाले पावर सोचो कैसे आते, नेगेटिव। बस इतना बताओ यहाँ प्लस लगाऊं कि माइनस, यहाँ प्लस लगाऊं कि माइनस। हमें सोचो कौन से टर्म बचाने हैं, हमें ए की पावर ऑड वाले बचाने हैं, इवन वाले काटने हैं। यहां से जो ए की पावर जीरो, ए की पावर वन, ए की पावर टू सब पॉजिटिव आते हैं, यहाँ ए की पावर वन पॉजिटिव आता, नेगेटिव आता, हाँ ए की पावर वन पॉजिटिव आता, नेगेटिव, नेगेटिव, हमें नेगेटिव ऑड वाला बचाना है, तो बचाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऑड वाले दो बार बच जाते, एक बार यहां भी एक बार यहां भी, और सैंपल स्पेस क्या था, कौन सा था, अच्छा नहीं
अच्छा ये ऑप्शन तुम पहले ही डिस्कार्ड कर सकते थे क्या? क्या ये ऑप्शन हम देखते साथ डिस्कार्ड कर सकते थे? कैसे? सोचो, बिल्कुल अगर ए ज्यादा रख दूं बी कम रख दूं तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा। सोचो, अगर मैं ए ज्यादा रख दूं बी कम कर दूं तो नेगेटिव, और एम ऑर्डर रख दूं तो कुछ लिखा तो है नहीं कि एम इवन है कि ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है, ये तो नेगेटिव आया था ना, है ना? ऑप्शन में डिस्कार्ड कर सकते थे हम कम से कम, है ना? ये तो नहीं आएगा, एक तो नहीं आएगा। चल आगे। और ये क्वांटिटी नहीं, सही है। चलो आगे ना। ध्यान रखना, एडवांस में जितना क्वेश्चन लंबा होगा उतना ही क्वेश्चन सिंपल होगा, मतलब 80% क्वेश्चन में ऐसा होता है, ठीक है ना? सब में नहीं। अगर क्वेश्चन लंबा है तो 80% क्वेश्चन में उसका लॉजिक इजी होगा, बस वो पर्स तुम्हारी रीडिंग चेक करता है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन काफी लंबा है, लेंथ है, ठीक है, बट ये काफी सिंपल होना चाहिए। ठीक है, 4 बॉक्स है शायद, बॉक्स 1 8 रेड 3 ब्लू 5 ग्रीन। ओ भाई, दिस दिस दिस। बॉक्स 4 भी दिया है। A ball is chosen randomly from box 1. Call that ball B. If B is red, then a ball is chosen randomly from box 2. If B is blue, then box 3. B is green, box 4. Conditional probability question है of the event that one of the chosen ball is white, given that at least one of the chosen ball is green. चलो, तो क्वेश्चन बेस का हो गया, मतलब बेस या कंडीशनल का हो गया, है ना? तो नीचे क्या आएगा? गिवन दैट। नीचे क्या आएगा? गिवन दैट आएगा। गिवन दैट क्या है? एटलीस्ट वन चूजन बॉल इज ग्रीन। तो समझ में आ रहे हैं यहाँ कितने बॉल सेलेक्ट हो रहे हैं? कितने बॉल सेलेक्ट होंगे? 4 बैग हैं। पहले बैग से तुमने बॉल निकाली, अगर रेड निकला तो इससे निकालोगे, ब्लू निकला तो इससे निकालोगे, ग्रीन निकलोगे तो इससे निकालोगे, फिर इससे एक बॉल निकाल रहे हो, तो कुल मिला के 2 ही बॉल तो निकाल रहे हो ना? 2 बॉल निकाल रहे हो ना? तो अब 2 बॉल निकाल रहे हो तो गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन, तो नीचे क्या आएगा? एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल इज ग्रीन। केस क्या बनते? ये पहले तो पहले बैग की बात चल रही है, तो पहले बैग में से हमने बॉल निकाली, है ना? पहले बैग से हमने बॉल निकाला, तो पहले बैग से हमने बॉल निकाला और वो मान लो क्या था? ग्रीन था। तो पहले बैग में से बॉल निकाला, वो क्या था? ग्रीन। तो ग्रीन कितने थे? 8 3 11 5 16। तो उसमें से ग्रीन बॉल निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी तुम्हारी? 5 बाय कितना? 16। अब अगर ग्रीन निकलता, इफ बी इज रेड, नहीं, इफ बी इज ग्रीन देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 4। बॉक्स 4 में से, बॉक्स में 10 16 और 6, टोटल बॉल्स कितनी है? 10 और 16 26 और 6 32। अब इन 32 में से ग्रीन भी निकल सकता था और कुछ भी निकल सकता है, एटलीस्ट वन ग्रीन है ना? वन ही कर दूं, कुछ भी निकल जाए। इस जिला मैंने क्या करा? तो तुमको 2 केस बनाते, यहां से भी ग्रीन निकला, यहां से भी ग्रीन निकला, या यहां से ग्रीन निकला और यहां से नॉन ग्रीन निकला, और दोनों को जब जोड़ते तो ऑटोमेटिकली वन ही तो आता। चला, नीचे हम किसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं कि एटलीस्ट वन बॉल इज ग्रीन। तो मैंने पहला केस क्या लिया, जिसमें पहले बैग में से हमने ग्रीन निकाल लिया, तो दूसरे में से कुछ भी निकल जाए। यहाँ सेकेंड केस क्या होता? पहले बैग में से रेड निकलता, तो कितना आता? 8/16, 1/2। बोलो, अब पहले में से तुमने रेड निकाला तो फिर बॉक्स 2 में से निकाला होगा, तो बॉक्स 2 में से ग्रीन निकालना जरूरी है, कि यहां से तो निकला नहीं, तो सेकंड में से निकलेगा ना। तो 15, और यहां से कितना? 15 24 24 24 48, 15/48 क्या था? क्या बॉक्स 1 से क्या निकलता? ब्लू, तो कितना आता? 3/16। तो फिर इसमें से ग्रीन निकलना जरूरी है, तो बॉक्स 2 किधर गया?
तो बॉक्स 3 में से निकालना। बॉक्स 3 कंटेन्स 1 ब्लू 12 ग्रीन और 3 येलो ना, तो 12 3 15 और 1 16, 12/16। पिछला सैंपल स्पेस में ऊपर क्या आएगा बताओ, मान जाऊंगा। ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या है? What is the probability of the event that one of the chosen ball is white? अच्छा क्वेश्चन है। कितने केस ऊपर आएंगे चलो बताओ। One of the chosen ball is white। इसमें white है ही नहीं क्या? अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें white होता तो एक ही ऑप्शन बचेगा बॉक्स 4 वाला। बॉक्स 4 में white होगा फिर। बॉक्स 4 में कितने white है? 6, तो ये वाला केस होगा। और बॉक्स 4 निकालने के लिए पहले यहां से ग्रीन निकलना चाहिए। यहां से ग्रीन निकलना चाहिए तो कितना 5/16। फिर जो हमने एक बॉल निकाला वो व्हाइट होना चाहिए, तो 6/32 था क्या? सही ना, 10/2 सही है। हाँ 16 कट रह गया। नहीं, एक और 16 नहीं काट सकते, ठीक है ना? इससे 2 से काट देना, ठीक है ना? तो कितना आएगा ऊपर, कितना आएगा 15/16, नीचे कितना था 5, तो कट जाएगा ना 5/2। और यहां से कितना आएगा 3/4, 9/4, 4 से काट दूं, 15/16, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 20 + 10 + 9, 4 से कटता 4, 20 30 39, 39 × 4, 39 × 4, 3 से आ रहा ना, 5 और 13, 5/52। ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चन में लॉजिक बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन थोड़े कैलकुलेटर जरूर होते हैं। क्या है नहीं यहाँ, पक्का ना? बोले यार कुछ तो चल आगे। If a point x, y lies in the bounded region by the y-axis, straight line this and straight line this, then what is the probability that y is less than 1? तो एरियल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। तो x, y पहले देखते हैं किस रीजन में लाई कर रहा है। तो उस रीजन में बाउंडेड बाय वाई एक्सिस, दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप कितना है -1/2। एक्स इंटरसेप्ट कितना है 6, वाई इंटरसेप्ट कितना है 3। एक्स इंटरसेप्ट 6, वाई इंटरसेप्ट कितना, बोलो। इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है 6, यही से पास हो रहा है। वाई इंटरसेप्ट कितना है -5, वाई इंटरसेप्ट कितना है -5। और वाई एक्सिस, तो ये जो ए पॉइंट है वो इस रीजन में कहीं भी लाई कर सकता है ना? नेचुरल नंबर तो नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं तो अगर एक्स कॉमा वाई नेचुरल नंबर दिया होता तो हमें ये पता करना होता कि यहाँ नेचुरल नंबर कितने हैं। उसने कुछ नहीं दिया, मतलब एक्स कॉमा वाई इस पूरे रीजन में कहीं भी लाई कर सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट वाई इज लेस देन 1? बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो नीचे क्या आएगा टोटल एरिया, तो नीचे टोटल एरिया कितना आएगा, ट्रायंगल का एरिया 8 और 6, तो हाफ बेस इंटू कितना हाइट, ये टोटल एरिया। ऊपर क्या आएगा y लेस देन 1, इसके नीचे वाला, तो ये वाला माइनस कर दूं क्या, ये ज्यादा आसान रहेगा। तो y के लिए क्या है 1, तो ये पॉइंट निकाल लूं, y कितना आएगा 1, और y1 अगर यहां रखते तो x कितना आता बताओ 4, तो ये एरिया कितना आएगा ये वाला 4, और ये कितना है 2, 4 और 2 8, 8 का आधा 4, एरिया कितना आएगा 4। ये कितना आया था 24, 24 माइनस का 4 20, 20/24, 5/6 बॉम्बे, तो बहुत सड़ा था।
ये तो बहुत आसान था, आगे होगा, बता दो ना, अच्छा लग रहा है। 4 balls are numbered from 1, 2, 3 and 4 are to be placed in 5 boxes, such that exactly one box remains empty, तो हो गई, and no ball goes to its own numbered box, काइंड ऑफ वही क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन का होगा ज्यादा, इससे हमारा ये क्या लिखा है, हाँ ये पूरा ही क्या लिखा है, देखो n फैक्टोरियल, फिर 1/0 फैक्टोरियल, -1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, d5 का तो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, अब बताओ आंसर। नो बॉल गोज टू इट्स करस्पॉन्डिंग बॉक्स नंबर, सारी बॉल्स लेकिन, दो केस बनाएंगे, बिल्कुल सही कहा, या तो बॉक्स नंबर 5 में कोई जाएगा, या बॉक्स नंबर 5 कैसा रहेगा, खाली, या तो बॉक्स नंबर 5 खाली होगा, या तो बॉक्स नंबर 5 जाएगा, ठीक है ना। अगर बॉक्स नंबर 5 को खाली रखना है तो 4 बॉल्स, करस्पॉन्डिंग 4 बॉक्सेस, और कोई भी बॉल अपने करस्पॉन्डिंग बॉक्स में ना जाए, तो कितना आएगा, d4, ठीक है। अब मान लेते हैं बॉक्स नंबर 5 में हमें किसी ना किसी को भेजना ही भेजना है, तो पहला सवाल उठेगा क्या, किसको भेजे भाई, 4c1, बोलो ना, 4c1, लेट्स सपोज ये बॉल है और ये अपना बॉक्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, अपने चार में से एक सिलेक्ट किया जिसको अपन को बॉक्स नंबर 5 में भेजना है, लेट्स सपोज अपने 4 को भेज दिया। अब सिनेरियो क्या बचा, 3 बॉल्स 4 बॉक्सेस, है ना, तो ये अपन लूप में फंस गए क्या, हाँ, फिर फंस जाएंगे ना, तो मजा नहीं आया, हम्म? तो मजा नहीं आ रहा, कुछ और सोचना पड़ेगा, तो आंसर तो कुछ ऐसे अच्छे से लिखा है, d5 + d4, d4 d5, क्यों ना मैं 1 2 3 4 5 एक इमेजिनरी बॉल मान लू 5 की, मैंने क्या किया, एक इमेजिनरी बॉल मान ली कि मेरे पास, मान लो एक पांचवी बॉल भी होती जिसमें नंबर 5 होता, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रही बट मैंने मान लिया, तो पहला केस में इन पांचों के इन पांचों में डीअरेंज कर दूं, आंसर कितना आता था, 5, तो जरा सोचो ये तो इमेजिनरी बॉल है, ये कायदे से यहां जा भी सकते नहीं भी जा सकते, तो पहले केस हमने क्या किया, डीअरेंज किया, तो ये चारों, ये तो कंफर्म अपने चारों में तो नहीं गई होंगी, और ये पांचवा भी अपनी जगह पे नहीं गया होगा, लेकिन कायदे से ये पांचवा अपने यहां जा सकता था, मतलब ये यहां जाना मतलब पांचवा बॉक्स खाली रखना, तो मतलब हो गया, तो मान लो ये यहां चला गया, तो बाकी जो 4 हैं उनको बाकी 4 जगह पे डीअरेंज करने का, d4, चेक कर लो, तो सही रहा लॉजिक, नहीं है,
ये झिला मैंने क्या कर दिया, हमें इन 4 बॉल्स को इन 5 बॉक्स में डालना था। अब दिक्कत क्या थी कि बॉक्सेस ज्यादा थे, बॉल्स कम थी, तो मैंने मान लिया कि इमेजिनरी बॉल होती 5 नंबर की। या तो ये इसमें जा भी सकता है क्योंकि ये इमेजिनरी बॉल है, या इसमें नहीं जा सकता। अगर ये इसमें नहीं जाता तो इन पांचों का इन पांचों में डी अरेंजमेंट, D5 आ गया। मान लो अगर इसमें चला जाता तो ये 4 तो अपने 4 में नहीं जा सकते, D4। हाँ, ज्यादा हो रहा है क्या, आया थोड़ा बहुत, पक्का। ठीक है, अच्छा। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वाला क्वेश्चन अच्छा आता है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विद इंटीजर साइड्स when no side exceeds 2008 and such that at least 2 sides are equal। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, कभी भी अगर 3 इंटीजर साइड से अपन को ट्रायंगल फॉर्म करना है तो अपन को क्या चीज ध्यान रखनी होती है, क्या चीज ध्यान रखनी होती है, सम ऑफ टू साइड शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, है ना। और इसने कहा कम से कम 2 साइड्स कैसी हैं, इक्वल। तो 2 साइड्स अगर इक्वल है तो 2 साइड्स के लेंथ में x मान लो, और एक का क्या मान लेता हूं, y। और 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन x प्लस वाई तो हो नहीं सकता। तो 2 साइड का सम, सॉरी, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन x तो होगा ही होगा। एक ही बचता है फिर, x प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन कितना, y। 2x शुड बी ग्रेटर देन y। ये रिजल्ट ट्रू होना चाहिए। सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो जरा सोचो, इन दोनों का सम तो इससे बड़ा होगा ही होगा, इन दोनों का सम इससे बड़ा तो होगा ही होगा। तो बस अपन को ध्यान किस चीज का रखना है कि इन दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए। क्या नहीं है क्या, मीन्स y पक्का लार्जेस्ट साइड होगा। इक्वलिटी कैसे आएगी, ट्रायंगल फॉर्म करना है ना। तो 2 साइड का सम तीसरे के बराबर आ रहा है तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा ना, इक्वलिटी नहीं आ पाएगी ना। इसलिए मेरा y लार्जेस्ट साइड है, y लार्जेस्ट साइड होगा, नहीं, y लार्जेस्ट साइड होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी ऐसा कुछ नहीं है, बस 2x का सम y से बड़ा होना चाहिए। ये 100 रख दो, ये 100 रख दो, ये 1 रख दो, 100 100 1 आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, y लार्जेस्ट होगा, बस 2x शुड बी ग्रेटर देन कितना, y, ये होना चाहिए। चलो भाई, और क्या बोला है, नो साइड एक्सीड्स 2008, कोई भी साइड 2008 को एक्सीड नहीं कर सकता, है ना। कोई भी साइड 2008 को एक्सीड नहीं कर सकता। तो समझ जाओ, x की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, 1 से लेके 2008। y की वैल्यू भी क्या हो सकती है, 1 से लेके 2008। बोलो है ना, कुछ तो बोलो। चलो ठीक है ना, अब गिनने पड़ेंगे ना। y मान लो अगर 1 होता, y मान लो अगर कितना होता, 1, तो x क्या क्या हो सकता है, बोलो। 2x को y से बड़ा करना है ना अपन को। y अगर क्या हो गया, 1, y अगर 1 होगा तो x देखो 1 से स्टार्ट कर सकता है, और 1 से स्टार्ट कर सकता है, और मैक्स टू मैक्स कितना आ सकता है, 2008, सही है ना, ठीक है ना। नो साइड दिस, तो x की शुरुआत हमारी 1 से हो सकती है, और मैक्स टू मैक्स क्या आ सकती है बताओ, 2008। x सॉरी y अगर 2 होता, y अगर क्या होता, 2, y अगर 2 होता तो x क्या हो सकता है, 3 से होता, और कितना, 2000, सॉरी 2008 तक जा सकता ना, सही है ना। y अगर कितना होता, 3, y अगर कितना होता, 3, तो 3 होता ना,
ये मैंने क्या किया, 2 से किया ना, अगर 3 होता तो भी 2 से आता, 2 से आ रहा ना, 2008। 4 से होता तो 3 से, तो दो दो आएंगे ना, दो दो करके आ रहे हैं क्या, क्या 9 तक आएगा, सही कर रहा हूँ ना। हाँ सही है। तो पहले में कितना है 2008 ना, अगले में कितने आते, 2007, फिर कितने आते 2007, फिर कितने आते 2006, फिर कितने आते 2006, एंड सो ऑन करते 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 लास्ट तक। y को जब मैं पहुंचा दूं कितना, y को मैं पहुंचा दूं 2007 तक पहुंचा देते हैं, है ना, 2008 पहुंचा सकते हैं ना, 8 पहुंचा सकते हैं ना। y को अगर मैं 2008 पहुंचा दूं तो 2008 अगर ये हो गया तो ये 1004 से बड़ा होगा, 1005। ये आएगा ना, ठीक है ना। और इसमें कितने आते, 1004 आते ना, और 1004 एक बार आएगा दो बार आएगा, 1004, नहीं टोटल इवन है ना ये सब दो दो बार आएंगे, तो ये एक बार आया तो ये भी एक बार ही आएगा, एक बार ही आएगा, है ना। चलो अब कैसे लिखो इसको, ऑप्शन तो बड़े अच्छे दिए यार, है ना। इन सब का सम तो कितना आएगा ये, तो ट्वाइस ऑफ कितना 1005 से, 1005 से कितना 2007, प्लस 2008 प्लस 1004, प्लस 2008 प्लस 1004, है ना। फर्स्ट टू लास्ट का एवरेज, फर्स्ट टू लास्ट का एवरेज 3012 बाय 2 इंटू 2, नंबर ऑफ टर्म्स, 2007 में से 1004 गए, बचे कितने 1003 बचेगा ना, ये ना, प्लस ये ना, 2 से 2 कटता, क्या कुछ गड़बड़ किया क्या, तो 3012 इंटू 1003, प्लस देखो ये भी अच्छा आ गया, 3012 ही आ गया, 3012 कॉमन ले लूं इंटू 1004, है ना, और ये 1004 का 3 गुना है ना, तो 3 टाइम्स ऑफ 1004 का होल स्क्वायर, क्या आ गया, ये क्या हुआ, नहीं आ गया ना, इक्वल साइड हैव एनी लेंथ लेस देन और इक्वल टू, ये शायद मैंने सॉल्व किया ना, नहीं आता, मोर देन बनेगा ये, सिंगल ग्रेड लिखा है, नहीं आया, क्या क्या करा मैंने, सच में आया ये सब। पहले तो हमने कंडीशन देखी क्या थी, फिर हमने देखा y कहां से कहां जा सकता था, उसकी करस्पॉन्डिंग x कौन कौन से ले सकता है, नहीं है क्या, कुछ तो बोलो यार, है थोड़ा बहुत बताओ, चलो शायद जेई का एक आया क्वेश्चन है, पता नहीं जेई में क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग चेक करते हैं तुम लोगों का, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। इससे अभी तक अपन लोगों ने इसमें वैल्यूज निकालना सीखा था, बट अब इसमें इसने इनक्वालिटी पूछ ली, पर देखो क्वेश्चन को अगर तुम करते जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज दिख जाएंगी, ई पता है, एफ पता है, जी पता है, तीनों का इंडिशन पता है, कोई भी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं दे रखा, है ना, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें पूछी है,
मोर देन वन होगा ये, पिछला भी मुझे मोर देन वन लग रहा है, मोर देन वन होगा, मोर देन वन होना चाहिए। हाँ मोर देन वन था पहला, आगरा बॉम्बे से नहीं है पिछले का, बाकी तुम घर पे कर लेना। पिछले का आगरा बॉम्बे बच्चे नहीं, तीनों सही है, ट्राई कर लेना एक बार इसको, इस पे आता है। चलो भाई, सबसे पहला इस ऑप्शन के बारे में कैसे सोचोगे? ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बार, पहले तो फील कर पा रहे हो वेन डायग्राम में कौन सा एरिया पूछा जा रहा है, जहां ई हो रहा है, एफ हो रहा है एंड जी नहीं हो रहा, ई हो रहा है, एफ हो रहा है एंड जी नहीं हो रहा, गलत सा सोच लो, जहां ई हो रहा है एंड एफ भी हो रहा है बट जी नहीं हो रहा, और इसको इनके टर्म्स में क्या मैं लिख सकता हूं कुछ, कैसे? ई मतलब इनके टर्म में नहीं, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ माइनस का कितना, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये तो था पहले की बात चल रही है, ये जो होता अपना ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बार, तो ये तो था। अब लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि अपने पास ई इंटरसेक्शन एफ नहीं पता, अब उनको क्या पता है, ई एफ जी पता है ना, कुछ तो बोलो, और ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी मुझे पता है कितना 1/10 है, ये नहीं पता। लेकिन देखो उसने एग्जैक्ट वैल्यू तुमसे पूछी भी नहीं है, उसने पूछा ये वैल्यू किससे बड़ी होगी या किससे छोटी होगी, वैसे किससे छोटी होगी, है ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ ये वैल्यू तुम्हारी किस चीज से छोटी होगी, जब मैं इसको बड़ा से बड़ा ले लूं, और ई इंटरसेक्शन एफ को बड़ा से बड़ा तुम क्या ले सकते हो, 1/8 और 1/6 में जो बड़ा होगा, मुझे इस चीज को किसी चीज से छोटी प्रूव करनी है ना, मुझे यहां पे ये प्रूव करना है कि ये हमेशा किस वैल्यू से हमेशा छोटा होगा, तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अगर मैं यहां ले लूं तो ये उससे तो पक्का छोटा होगा ना, और इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ई और एफ का अगर तुम इंटरसेक्शन लोगे तो मैक्सिमम कितना आ सकता है, 1/8 की 1/6, 8 आएगा ना यार, एक में 20 एलिमेंट एक में 10 एलिमेंट है, तो तुम इंटरसेक्शन लोगे तो मैक्सिमम कितना आ सकता है, 10 ही तो आएगा ना, तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लूं कितना 1/8, आना चाहिए, आ रहा है ना, समझो ऑप्शन में लिखा था मुझे इसको किसी चीज से छोटा प्रूव करना है, तो इसको किसी चीज से मैं छोटा मतलब इसको मुझे किसी वैल्यू से छोटा प्रूव करना है, तो ये वैल्यू किस वैल्यू से छोटा होगा जब मैं यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लूं, मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले ली यहां पे, और अगर मुझे इसको किसी चीज से बड़ा प्रूव करना होता तो मैं क्या करता यहां पे इसकी मिनिमम वैल्यू ले लेता, बट इसकी मिनिमम वैल्यू वैसे भी कितनी होती, 0 होती, तो कोई सेंस नहीं बनता इतना, नहीं है क्या? अगला, अगला क्या है, ई बार इंटरसेक्शन एफ बार इंटरसेक्शन जी बार, ये तो वही चीज हो गई काइंड ऑफ, ये कितना बनेगा, पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी माइनस का कितना, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, यही बनेगा ना, एफ और जी में से ये घटा दो, और ये चीज वापस से कितनी है, 1/10 थी ना, वापस से इसको देखो हमें किस चीज से छोटा करना है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू लो, तो एफ और जी की मैक्सिमम वैल्यू इंटरसेक्शन लेते तो कितना आता, 1/6 ही आता, बोलो दोस्तों, तो कितना आएगा, 4/6 और कितना 10, 2 और कितना 3, 5, 1/15, में भी सही है, ये तो काइंड ऑफ सेम ही थे। तीसरा आता है, तीसरा अच्छा सा लग रहा है, ई यूनियन एफ यूनियन जी, ई यूनियन एफ यूनियन जी का वैसे फॉर्मूला अपन को पता है, क्या क्या होता है, ई प्लस एफ प्लस जी,
ई प्लस एफ प्लस जी। ई कितना है देखना, ई प्लस एफ प्लस जी, 1/8, 1/6, 1/4, 1/8, 1/6 प्लस 1/4, सही ना। माइनस दो दो के माइनस करेंगे, ई इंटेशन एफ, एम इंटेशन जी, जी इंटेशन एफ, है ना, प्लस का ई इंटेशन एफ इंटेशन जी। बोलो दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वैल्यू को किसी चीज से छोटा करना है ना, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये मिनिमम होगा, बट ये जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि सबके सब अगर जीरो कर दिए तो इंटेशन एफ इंटेशन जी 1/10 कैसे आएगा। तो कुछ ना कुछ तो कॉमन है ही है, गड़बड़ हो गया। हाँ क्या बोले, फिर से बोलो क्या। तीनों बाहर बाहर नहीं हो सकते ना, क्योंकि इनमें तीनों में कुछ ना कुछ तो इंटरसेक्शन है ही ना। तीनों का इंटरसेक्शन तो 1/10 है ना, नॉन जीरो नहीं है ना, जीरो नहीं है ना, वो नहीं ले सकते ना। हाँ तो तुम कह रहे हो जीरो ले ले, ऐसा कह रहे हो, क्या कर लेते हैं एक बार, इसको अगर उनको मैक्सिमम करना है तो इसको मिनिमम करना है, तो इसको मैं जीरो ले लिया, इससे देखिए कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आएगा, 4 24 आ रहा है ना, 24, 3 4 8, 8, हाँ सॉरी सॉरी, 8 के पे 6 आएगा ना, 13/24, 13/24, हाँ इससे छोटा ही आएगा। हाँ एक सेकेंड, ये जो भी होगा, ये तो वो लिखा है 13/24 सीधा, पीई प्लस पी एफ प्लस पीजी, पीई प्लस पी एफ प्लस पीजी, ए यूनियन बी यूनियन सी, सबको अलग 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 कर दिया जाए, सही बात, तो उससे छोटा हो गई होगा। तीनों वेन डायग्राम अगर बिल्कुल अलग अलग होते, तीनों का यूनियन इससे तो छोटा ही होगा या बराबर होगा। वैसे कायदे से अगर यहाँ इनइक्वालिटी नहीं भी होता, इक्वालिटी नहीं भी होती, तो भी सही होता है ये, क्योंकि इनमें देखो कुछ ना कुछ तो इंटेंशन है ही है, हमें पता ही है। अगर यहाँ इक्वालिटी नहीं भी देते ना, तो भी ये ऑप्शन सही होता। लग नहीं रहा है ये, 1 - ये लिखा हुआ है, 1 - दिस, 1 - का पी ऑफ कितना, ई यूनियन एफ यूनियन जी, है ना, ठीक है ना। और ये कितना, 5/12, 1 - ना, तो इसको हमें इससे छोटा करना है, इससे छोटा करना है तो इसकी मिनिमम वैल्यू, और इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू जो तीनों में सबसे बड़ा होगा, तीनों में जो सबसे बड़ा होगा कितना, 1/4, तीनों में जो सबसे बड़ा होगा 1/4, ये हमेशा कितना, 3/4 छोटा होता ना, यार और क्या है मतलब, ठीक है ना, ई ये है, एफ ये है, जी ये है, हाँ मुझे इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब मिनिमम होगा। मिनिमम मैंने कहा तीनों का यूनियन लोगे, तो तीनों का यूनियन मिनिमम कब आएगा, जब तीनों ओवरलैप कर जाए, तीनों ओवरलैप कर जाए, तीनों ओवरलैप करते तो जो सबसे बड़ा होता वही आता, 4 आया। हाँ लेकिन तीनों का इंटेंशन इसमें गड़बड़ आएगा, ठीक है, तीनों का इंटेंशन इसमें गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन तो और ओपन कर लें, 1 - का कितना, ये कितना आया था, 13/24 आया था ना, 13/24, 2 2 2 का प्लस 1/10, क्या था ना, बोलो दोस्तों, तो 1 - का
कितना 13/24 माइनस का 1/10 प्लस 2 का है ना, क्या आएगा ना, तो कितना आ रहा है यहाँ से देखना, 24/5 120 आएगा ना, 120 माइनस का 65 माइनस का कितना 12 प्लस 2 अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो 0 कर दें इसको क्या, है ना, कुछ अच्छा रह गया, 120 60 55 55 माइनस 12 43/120 43/120 से छोटा, 43/120 ना 10 से काट दो, तो देखो 4.3/120 से छोटा आ रहा है, तो 5/120 से छोटा आएगा ही आएगा। देखो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने कहा इसको मिनिमम रख दो, इसको मिनिमम मैंने 0 कर दिया, उल्टा कर दिया ना, इसको अगर मैं 0 करूंगा, इसको मैंने 0 कर दिया ना, तो मैंने कहा इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई, तो ये हमेशा इससे छोटा होगा, तो इससे तो छोटा हो गया होगा ना, सही तो कर रहा हूं, समझो। अब उनको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, बोलो हाँ, इसको लिखा ये 2 वाले प्लस 3 वाला, ये लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, ठीक है ना, इसके लिए कितनी आ गई 43/120 प्लस समथिंग, ये आ गई। अब मुझे इसकी क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, अच्छा सॉरी ये प्लस में है ना, ओके सॉरी, π/12, और कुछ और तरीके से आया होगा, कुछ और सोचना, क्यों नहीं हुए ना, π/12, हाँ क्या, हाँ तो उल्टा हो गया, अपन को तो इसको मैक्सिमाइज करना है ना, तो मैक्सिमम रखना पड़ेगा, अगर वो मिनिमम से छोटा आया, क्या कहाँ पे क्या रख रहे हो तुम, इसका 0 रख रहे हो, हाँ तो 0 रखने पर 43/12 आया, तो बड़ा रखने पर, तो एक केस में देखो 5/12 से छोटा दिख रहा है, बट अगर कुछ बड़ा रख दो तो इससे बड़ा दिख रहा है, नहीं आएगा। बस में यही दिक्कत होती है, इनने क्या सोच के दिया होगा वो सोचना पड़ेगा, टिक मत लगाओ, पार्शियल मार्किंग है। अब पता नहीं, 1 माइनस पर है पर जी पर ना, ये करते हैं। और इसके अलावा 5/12 कैसे लाया जाए, 7/12, हो सकता है ऑप्शन ना भी हुई है, कह नहीं सकते, लेकिन टाइम भी हो रहा है, एक बार पहली वाला क्या केस है मैंने, 1 माइनस ई यूनियन एफ यूनियन जी, ये कर दिया इसने, शांत, ये है ना, ठीक है, ये आ गया ना, अब दिस थिंग इज ग्रेटर देन, ये चीज हमेशा, अच्छा उल्टा लिखा है इसने, ये जो चीज है हमेशा बड़ी होगी, इससे, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 13/24, तो जब मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा तो ये छोटा आएगा, 1 माइनस का 13/24, और 13/24 कितना आएगा, कितना आ रहा है
24 - 13, 11/24 ना, है ना? 11/24 बड़ा होगा किससे? 10/24 से। 5/12 से बड़ा होगा। यहाँ क्या लिखा है? 5/12 से छोटा। फॉल्स आएगा। मैं क्या हुआ? ओके, हमने कहा जब इसके लिए तुम मैक्सिमम रखोगे, इस ये मैक्सिमम करोगे तो नेगेटिव में पड़ा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी ना? आया थोड़ा बहुत? हाँ, आंसर शायद वही आएगा। नहीं मैंने आंसर था इसका एबीसी। आंसर एबीसी है। नहीं तो इक्वालिटी नहीं होती तो भी सही था। वो तो ये कह रहा है ना कि या तो ये चीज इससे छोटी है या बराबर है। बराबर नहीं, बट छोटी तो हो ही सकती है ना। आंसर वही आएगा, आगरा, बॉम्बे और चेन्नई। ठीक है, ये लेकिन अभी चैप्टर बहुत बाकी है। कल आ जाओ। हाँ, रुक मत आना। हाँ, प्रैक्टिकल है। हाँ, हाँ, तो शाम को है ना? हाँ, अरे हो नहीं पाएगा, 10 10 15 15 क्वेश्चन तो हो पाते हैं मुश्किल से। हाँ, ऑनलाइन क्या? ऑनलाइन नहीं पढ़ने वाले।